A 220 volt input is supplied to a transformer. ट्रांसफॉर्मर एसी पे काम करता है तो ये एसी इनपुट होगा. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. Input 220, output 440. Step up transformer है. Its efficiency is 80%. The current drawn by the primary winding of transformer is. देखो efficiency का फॉर्मूला ये होता है बेटे, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100. इफिशियंसी 80% है. आउटपुट पावर कहां मिलता है, वो लिखा ना, आउटपुट सर्किट ड्रॉज ए करंट 2 एम्पियर एट 440. ये आउटपुट के डाटा है. पावर को लिख सकते हैं वोल्टेज आउटपुट इंटू करंट आउटपुट इंटू कॉस फाई. आपको पता है एसी में पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, तो ये लिख दिया. इनपुट पावर में क्या आएगा, इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट इंटू कॉस फाई. कॉस फाई सेम रहता है, इसलिए इसके दो रीजन है. एक तो ये कि ट्रांसफॉर्मर एक ही सर्किट पे काम करता है, तो क्योंकि सर्किट सेम है तो पावर फैक्टर भी को फर्क नहीं पड़ता. दूसरी बात ये कि ट्रांसफॉर्मर जो काम करता है वो ऐसे सर्किट पे काम करता है जिसका पावर फैक्टर काफी हाई होता है. अब क्योंकि पावर फैक्टर काफी हाई होता है तो लोग इसे टेंडिंग टू 1 मान लेते हैं. तो ये पावर फैक्टर टेंडिंग टू 1 मान लीजिए. 100 इधर ले जाइए, 0.8. आउटपुट वोल्ट 440 है, आउटपुट करंट 2, इनपुट वोल्ट 220 है और इनपुट करंट पता नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है. ठीक है, तो यहां से इनपुट करंट देख लो कितना आ गया आपका. ये आ गया आपका 440 इंटू 2 डिवाइड बाई 220 इंटू 0.8. तो ये बचेगा 4 डिवाइड बाई 0.8 यानी कि 5 एम्पियर. चेक कर लीजिए सही से, देख लो सही से. हो गया. ये इनपुट करंट, इनपुट कौन सा होता है, प्राइमरी. प्राइमरी इनपुट होता है, सेकेंडरी आउटपुट. उसने क्या पूछा है, करंट ड्रॉन बाय प्राइमरी. इनपुट करंट ही तो पूछा है उसने बेटा. तो आंसर कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया. चेक कर लीजिए, देख लो अच्छी तरह से. चलो नेक्स्ट देखते हैं. इन द गिवन सर्किट द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज V1 एंड V2 आर 300 वोल्ट ईच. 300 वोल्ट इसके पास है, 300 इसके पास. एक मिनट. वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जिसे उसने V1 कहा है उसका फॉर्मूला होता है IXL. एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जिसे उसने V2 कहा है उसका फॉर्मूला होता है IXC. सर सीरीज में करंट तो सेम ही होता है. अगर V1 V2 सेम है, देखो V1 V2 दोनों सेम हैं, ईच का मतलब दोनों की वैल्यू बराबर है. तो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब XL XC सेम होंगे. ये रेजोनेंस कंडीशन है, ध्यान रखना. आगे देखते हैं. द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 एंड एमीटर A आर रेस्पेक्टिवली. देखो भाई आपको पता है टोटल वोल्ट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर. टोटल वोल्टेज 220 है, आप देख सकते हैं. ये रहा. कौन से फंक्शन ना दिया हो तो RMS ही होता है. R के वोल्ट V3 है, निकालने हैं. L के वोल्ट V1 है और C के वोल्ट V2 हैं और ये दोनों बराबर हैं. आप देख सकते हैं V1 V2 दोनों 300 है, कैंसिल हो जाएंगे. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो यहां से V3 कितना आ जाएगा, 220 वोल्ट आ जाएगा. ठीक है. अब रही बात करंट की. ठीक है, करंट भी निकाल लेते हैं. पहले आप ये देख लीजिए सही से, मैंने ये सही से निकाल दिया. ठीक है, V3 कितना आ गया बेटे, 220 वोल्ट आ गया. अब ये V3 किसके वोल्ट है, VR के. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला VR होता है IR. VR 220 है, I पता नहीं, R दे रखा है वो देखो 100. तो यहां से I कितना आ गया, 2.2 एम्पियर. कौन सा करंट, RMS. बेटे जब फंक्शन ना दिया हो तो ये RMS वैल्यू है.
अब वोल्टेज आरएमएस लोगे तो करंट भी तो आरएमएस ही आएगा, आरएमएस। तो एमीटर क्या रिकॉर्ड करेगा? सर एमीटर हो या वोल्टमीटर हो, ये एसी रिकॉर्ड करने वाले हैं, ये होंगे हॉट वायर एमीटर, ये आरएमएस ही मेजर करते हैं। आपको याद है मैंने बताया था दो तरह के एमीटर होते हैं, मूविंग कॉइल एमीटर एंड हॉट वायर एमीटर। मूविंग कॉइल एमीटर डीसी मेजर करता है और हॉट वायर एमीटर एसी। तो हॉट वायर एमीटर आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। उसी तरह वोल्टमीटर भी दो होते हैं, एक होता है मूविंग कॉइल वोल्टमीटर जो डीसी मेजर करता है, एक होता है हॉट वायर वोल्टमीटर जो एसी मेजर करता है, अगेन आरएमएस वोल्ट मेजर करता है। तो यही आंसर आएंगे आपके। वोल्ट 220 हो गया, करंट 2.2 एम्पियर हो गया बेटे, ये आ गया आपका, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम। कॉइल बोलते हैं इंडक्टर को, इंडक्टर हैज रेजिस्टेंस। हाँ, कई बार इंडक्टर के पास इंडक्टेंस तो होता ही है, रेजिस्टेंस भी होता है। ए कॉइल हैज रेजिस्टेंस 30 ओम एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस 20 ओम एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इफ एन एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 100 हर्ट्ज इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी। देखो आपके पास एक कॉइल है, मगर ये ऐसी कॉइल है जिसके पास इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी। तो आप अलग अलग बनाओ ना, कंबाइंड क्यों बना रहे हो? इंडक्टेंस अलग बना दो, रेजिस्टेंस है एक ही कॉइल, एक कॉइल में इंडक्टेंस भी और रेजिस्टेंस भी दोनों हो गए, एल भी है और आर भी है। इसे आपने एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, 200 वोल्ट, फंक्शन नहीं दिया, वैल्यू दी तो आरएमएस वैल्यू दी होगी, और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। अच्छा, आर कितना दिया है? आर 30 ओम दिया है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल कितना दिया है? 29। वो 20 नहीं है, क्यों? एक्सेल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा होता है 2 पाई एफ इंटू एल। एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आपने जो मुझे 20 ओम दिया है वो 50 हर्ट्ज पे दिया है, ठीक, लेकिन आपने सोर्स लगाई है 100 हर्ट्ज की, तो 50 हर्ट्ज पे 20 है तो 100 पे कितना हुआ होगा? एक्सेल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी डबल की है तो एक्सेल भी डबल हो गया होगा। एक्सेल 20 था 50 पे, इस समय 100 पे वो 40 ओम होगा। एक्सेल 40 लिखना, 20 मत लिखना, उसने हमारा बेवकूफ बनाया है बेटा। एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। 50 हर्ट्ज पे ये 20 था, ठीक है, मगर आपकी फ्रीक्वेंसी तो 100 है ना, फ्रीक्वेंसी डबल है तो एक्सेल भी डबल हो गया होगा, 20 की जगह 40 हो गया होगा। अब ये है सर्किट हमारा। क्या चाहिए ना भाई साहब को? करंट चाहिए, तो करंट के लिए वो लगा देता ना, V इक्वल्स टू आई जेड। एसी में V कितना है? 200। करंट जानना है, Z कितना होता है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस एक्सएल का स्क्वायर। 200 इक्वल्स आई। रेजिस्टेंस कितना बेटे दिया था? कितना था? 30। XC 0, कैपेसिटर नहीं है, XL 40। तो यहां से ये आ गया बेटा 50, तो आई आ गया 4 एम्पियर। कौन सा? आरएमएस। ये सारे फॉर्मूले आरएमएस में काम करते हैं, चेक कर लीजिए सही से। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 4 एम्पियर आ गया, चेक कर लीजिए। देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा हो तो। नेक्स्ट, इन एन एसी सर्किट एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये फंक्शन दिया है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, is connected to a capacitor 1 microfarad, the RMS value of current in the circuit is। पहले तो करंट निकाल लो, V इक्वल्स टू आई जेड लगाओ, Z होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कैपेसिटर है, इंडक्टेंस भी नहीं है, तो बेटे ये आ गया V इक्वल्स टू आई XC। ये लगेगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में आपको याद हो मैंने कहा था V और I क्या होते हैं? RMS। तो मुझे RMS V चाहिए, तो RMS करंट आएगा। वो देखो वहां पर ये क्या है?
सर ये पीक वैल्यू है, साइन का जो कोफिशिएंट होता है पीक वैल्यू होती है, ये पीक वोल्टेज है। इसे कन्वर्ट करो आरएमएस में। आपको पता है वीआरएमएस कितना होता है, पीक वोल्टेज बाय √2, तो वीआरएमएस हो जाएगा 200 √2 बाई √2, तो यहां से वीआरएमएस आ गया 200। अब मैं वीआरएमएस पुट करूंगा तो आईबीआरएमएस आ जाएगा, बस एक्सी और मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कैसे मिलेगा एक्सी? सर एक्सी होता है 1/ω_c। ओमेगा कहां से लाऊं? ये जो एसी का फंक्शन होता है इसमें टी का जो कोफिशिएंट होता है ये ओमेगा होता है। आपको याद हो फंक्शन क्या होता है एसी का? V0 sin ओमेगा टी, तो ये ओमेगा ही तो होता है, तो ओमेगा 100 है इसका। और सी कितना है? 1 माइक्रोफैरेड, तो यहां से एक्सी देख लो कितना आ गया, 10,000। तो बस अब ठीक है, V200 आई निकालना है और ये 10,000, तो यहां से देख लो आई कितना आ गया है, चेक कर लो बेटा। मेरे हिसाब से तो 20 मिली एम्पेयर आ जाएगा, कन्वर्ट करेंगे तो। बाकी आप अपने हिसाब 0.02 एम्पेयर आ रहा है, सॉल्व करके देख लो। अब 0.02 को मैं 20 मिली एम्पेयर लिख सकता हूं, ठीक है, चेक कर लीजिए सही से, देख लो अच्छी तरह से, तसल्ली कर लीजिए अपनी। In electrical circuit, RLC and AC voltage source are all connected in series. RLC और AC सब सीरीज में कनेक्ट हैं। When L is removed, the phase difference between voltage and current is वैल्यू भूल गया हमारा टाइपिस्ट, मैं लिख देता हूं बेटा। इसके बाद क्या था, जहां तक मेरे याद पड़ रहा π/3 था। अब मैं अपनी याददाश्त पे भरोसा करता हूँ, π/3 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं इसको बेटा यहाँ लिखता हूँ π/3, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, इफ इंस्टेड C इज रिमूव्ड द फेज डिफरेंस इज अगेन, अगेन का मतलब जो पहले था वही, अगेन का मतलब दोबारा, तो पहले π/3 था, अब भी कितना होगा, अब भी π/3 होगा। ये मिसप्रिंट हो गया बेटे, ठीक है, वैसे मेरे याद पड़ रहा है π/3 था। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, चलो देखो भाई, आपको पता है tan phi का फॉर्मूला क्या होता है, XC - XL/R, ये होता है, ठीक। पहले हमने L रिमूव किया, मतलब XL हटा दिया, तो फेज डिफरेंस π/3 आया, तो ये आया π/3, हमने L हटा दिया था। π/3 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री √3 को बोलते हैं बेटा, तो XC हो गया √3R, ठीक है। फिर अगली बार क्या किया हमने अगली बार C को रिमूव किया, मतलब XC को हटाया, अगेन फेज डिफरेंस π/3 है, लेकिन अब की बार नेगेटिव में आया होगा। क्यों बेटे? जब आपने XL हटाया था तो ये हट गया था, तो आंसर आया था XC/R प्लस। अब राइट हैंड साइड प्लस है तो लेफ्ट हैंड साइड भी प्लस होगा, तो प्लस π/3 था। जब तुम XC हटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा, अगर राइट हैंड साइड माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस, तो अब की बार फेज डिफरेंस आया होगा -π/3। तो फॉर्मूला दोबारा लगाओ ये वाला, मगर माइनस में लगाना, XC हट गया, XL बच गया, और tan - 60 क्या होता है, -√3, तो XL आ गया बेटे √3R। देख लो सही बेटे, ऐसा है ना, चीजें बैलेंस होनी चाहिए ना, अगर राइट साइड माइनस है तो लेफ्ट साइड भी माइनस होना चाहिए, तो उसका मतलब अगली बार वैल्यू तो रिपीट हो गई मगर साइन उल्टा हुआ होगा, और होना भी चाहिए। आपने पहली बार L हटाया था, अगली बार C हटाया है, तो जाहिर सी बात है कुछ तो फर्क आया होगा। अब वो कह रहा वैल्यू सेम आई है, हाँ वैल्यू सेम आई तो साइन का फर्क आया होगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि L और C एक जैसे थोड़े होते हैं भाई, आपको पता है XC ऊपर होता है, XL नीचे, एक जैसे थोड़े ना होते हैं। तो अगर L को हटाने से π/3 आया है, तो C को हटाने से वैल्यू तो वही आई क्योंकि लिखा है अगेन, लेकिन साइन गड़बड़ हुए होंगे, कुछ तो बदला होगा, माइनस बदला होगा। कैसे पता लगा? कॉमन सेंस से। जब आपने XL हटाया
तो एक्सी बाई आर आया, राइट हैंड साइड प्लस आया तो लेफ्ट भी प्लस आया होगा, तो पहले केस में पाई बाई 3 आया था। जब एक्सी हटाया तो आंसर माइनस एक्सएल बाई आर आया, राइट हैंड साइड माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस होगा, आपकी बार पाई बाई 3 नहीं आया होगा, माइनस पाई बाई 3 आया होगा। ये मैंने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब क्या चाहिए उसे? उसे पावर फैक्टर चाहिए अपने ओरिजिनल सर्किट का जो पहले था। हटाने के बाद नहीं चाहिए, नहीं, पहले वाले का चाहिए जिसमें तीनों लग रहे थे। तो मैं कैसे पता लगा कि पुराने वाले का चाहिए? इसलिए पता लगा कि उसने हटाया कुछ नहीं है, उसने क्या लिखा, when L is removed it becomes this, if instead C is removed। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, सर्किट आपका वही है पुराने वाला। देखो उसने क्या कहा, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट R L and C एंड AC वोल्टेज और आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सर्किट है। अब बीच में जानकारी दी कि अगर मैं L को हटा दूं, अगर, तो फेज डिफरेंस पाई बाय 3 आएगा, अगर C को हटा दूं तो इतना आएगा। अगर हटाना किसी को नहीं है, इमेजिन करवा रहा, अगर ये हटा दूं तो ये आ जाएगा, अगर ये हटा दूं तो ये आ जाएगा, इमेजिन करवा रहा और कुछ नहीं करवा रहा, ठीक है। अब सर्किट वही है RLC, उसका पावर फैक्टर चाहिए। अब ये फॉर्मूला लगाओ ओरिजिनल सर्किट पे, XC कितना आया, √3R, XL कितना आया, वो भी √3R अपॉन R, tan फाई कितना आ गया, 0, तो फाई कितना आ गया, 0। पावर फैक्टर कितना होता है, cos फाई, cos 0 यानी कि 1। चेक कर लो आंसर आगे बेटे। अच्छा ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, बिना सॉल्व के भी आ जाता है ये। बिना सॉल्व के कैसे, देखो मान लो कि ये वैल्यू मेरे टाइपिस्ट ने हटा दी, मान लो एग्जाम में भी नहीं आई, बोल जाओ मेरे टाइपिस्ट की गलती तो है, उसकी गर्दन उड़ाएंगे, लेकिन मान लो एग्जामिनर की भी गलती, उसने भी नहीं दी, तब भी ये क्वेश्चन ओरली हो जाएगा, ओरली बिना सॉल्व किए। कैसे, देखो इधर, ये वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट अस से 5। जब L रिमूव किया तो एक फेज डिफरेंस आया, लेट अस से 5। अगली बार जब C रिमूव किया तो वैल्यू अगेन का मतलब वही वैल्यू आई, ठीक है। अब ये बताओ L को रिमूव करने से एक वैल्यू आई और C को रिमूव करने से भी वही वैल्यू आई, इससे एक बात तो साफ है कि XC XL दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो इफेक्ट L को रिमूव करने से आता है एग्जैक्टली वो इफेक्ट C को रिमूव करने से आता है। इसका मतलब XC XL बराबर है। अगर XC XL बराबर है तो रेजोनेंस कंडीशन है, और रेजोनेंस कंडीशन का पावर फैक्टर 1 होता है, ऐसे ही हो गया खत्म। तो अगर एग्जामिनर भी ये वैल्यू ना दे पाई बाय 3 वाली, तो भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, ओरली कर सकता हूं विदाउट सॉल्विंग इट। दोबारा समझ लो कैसे, आपने L हटाया तो कुछ फेज डिफरेंस आया, पता नहीं कितना, आपने C हटाया तो भी उतना ही आया, क्योंकि अगेन लिखा है, अगेन का मतलब वही वैल्यू आई। तो आपने L हटाया तो भी वैल्यू, आपने C हटाया तो भी वही वैल्यू, तो L और C का इफेक्ट तो बराबर हुआ ना। L और C का इफेक्ट बराबर कब होता है, रेजोनेंस में, और रेजोनेंस में पावर फैक्टर 1 होता है, ऐसे टिक कर दो, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। तो अगर ओरली भी करना चाहो ओरली भी हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, मैंने दोनों कर दिए, पहले सॉल्व कर दिया, अब इसको ओरली भी कर दिया, ठीक है। L is connected in series with a bulb and AC source, ठीक है। The brightness of bulb decreases when, देखो हमारे पास क्या है, एक कॉइल है जो एक बल्ब से कनेक्ट हुई, बल्ब रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, किससे, AC सोर्स से, ऐसा, ठीक है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस व्हेन a capacitance of reactance XC equals to XL is included। अगर आपने XC को XL के बराबर कर दिया तो रेजोनेंस आ जाएगा, और रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है। अगर ये हो गया तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा, बल्ब को मैक्सिमम करंट बनेगा तो ब्राइटेस्ट हो जाएगा, ब्राइटनेस मैक्सिमम हो जाएगी। आप कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी, नहीं डिक्रीज तो नहीं होगी, पहला ऑप्शन तो गलत है, झूठे कहीं के। Brightness of bulb decreases when
आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। सर एल का फॉर्मूला आपको याद हो, ये होता था म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल, ये लिखवाया था मैंने। इसमें म्यू नॉट जो है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर आप आयरन रॉड रखेंगे तो ये परमिबिलिटी बदलकर ये हो जाएगी म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। जब किसी इंडक्टर में कोई मीडियम आ जाता है तो परमिबिलिटी म्यू नॉट से बन जाती है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। मीडियम के आने से ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में मीडियम के आने से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता था, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ऐसे ही मैग्नेटिज्म में मीडियम के आने से म्यू नॉट हो जाता है म्यू नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी है। और आयरन क्या होता है, फेरो होता है। फेरो की ससेप्टिबिलिटी प्लस होती है, यानी कि एल आपका बढ़ गया है। पहले से एल बढ़ गया है तो एक्सएल भी बढ़ गया होगा, क्योंकि आपको पता है एक्सएल होता है ओमेगा एल। एल बढ़ेगा तो एक्सएल बढ़ेगा। और एक्सएल एक रिएक्टेंस है। अगर आप रिएक्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, क्योंकि आपको पता है V इक्वल्स टू आई जेड होता है। Z है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कैपेसिटर तो है ही नहीं आपके सर्किट में, तो अगर आप एक्सएल को बढ़ाएंगे तो आप खुद देखो, अगर आप ये बढ़ाएंगे ये टर्म तो ये करंट घट जाएगा, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना भाई। वोल्टेज तो सोर्स से आता है ना, वो तो बदल नहीं सकता। तो अगर सेकंड टर्म बढ़ेगा तो फर्स्ट टर्म घटेगा, ताकि प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सके। वोल्टेज तो ऊपर से आते हैं ना पावर हाउस से, वो थोड़ी बदलते हैं। तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, ठीक है। वो भी तो यही पूछ रहा था, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब डिक्रीजेस व्हेन एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल। ठीक है भाई, भी ऑप्शन सही है। पढ़ ले, फिर भी सारे पढ़ लें। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी घटाओगे आप, ओमेगा घटाओगे तो एक्सएल घटेगा। एक्सएल घटेगा, सेकंड टर्म घटेगा तो ये आई बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। करंट ज्यादा पास होगा तो बल्ब ज्यादा ब्राइट होगा। उसने पूछा था डिक्रीजेस, तो सी तो गलत हो गया। नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल इज रिड्यूस्ड। सर यहां पे आप एन को घटाओगे, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को, तो एल घटेगा। एक्सएल घटेगा तो करंट बढ़ेगा, ब्राइटनेस बढ़ेगी। जबकि उसने कहा था ब्राइटनेस क्या करनी है, कम करनी है। तो ये भी गलत हो गया। अब ऑब्वियसली बी सही है तो बाकी तो गलती होंगे। सबको चेक क्यों करते हैं? एग्जाम में मत करो, घर पे प्रैक्टिस हो जाती है ना। हो सकता है अगली बार ये वाला ऑप्शन ना आए, बाकी सब आ जाए। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो चेक कर लो उसे एक बार, क्या परेशानी है, ठीक है। तो इसलिए, और हो सकता है क्वेश्चन बदल जाए। जैसे अभी बोला ब्राइटनेस कब घटेगी, हो सकता है अगली बार पूछो ब्राइटनेस कब बढ़ेगी। तो इसलिए सारे ऑप्शन देख लो सही से। जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो एम क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ी ना है, सीखना है। जितना ऑप्शन को देखोगे उतना सीखोगे।